बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सेशन को शुरू करते हैं जी। रोड मैप टुवर्ड्स कैफ। आप लोगों ने अभी पीआरसी के एग्जाम्स दिए हैं और पीआरसी के एग्जाम्स देने के बाद अब आप लोग यू आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी होपफुल टू स्टार्ट योर कैफ जर्नी। तो कैफ जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ों का की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कौन-कौन सी बातें ऐसी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मैं इस सेशन को ये टाइटल देता हूँ कि हाउ टू प्लान और हाउ टू अप्रोच योर कैफ एंड हाउ टू कॉन्कर योर कैफ। ठीक है जी, ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें इंशाल्लाह हम लोग आज के लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है जी। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं यहाँ पे नियर पीयर के ऊपर और डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या डिफरेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स जो कि सीए से ही रिलेट कर रहे हैं उनमें डिफरेंट पोजीशंस और डिफरेंट रोल्स में काम कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा एक रोल नियर पीयर के ऊपर इज के आई एम टीचर ऑफ a lot of subjects and with that I am managing the content development field, content creation field of the near peer at CA level। ठीक है जी। इसमें हम लोग जो भी कोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, जो भी कंटेंट डेवलपमेंट हो रही होती है, सारों को मैं ओवरसी कर रहा होता हूँ। इसके अलावा नियर पीयर के ऊपर हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन सबके साथ एक बड़ी हेल्थी डिस्कशन और कम्युनिकेशन मेरी रहती है। एज फार एज माई टीचिंग इज कंसर्न, तो मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इनके जो मेरा टीचिंग का जो स्कोप है उसमें ये सब्जेक्ट्स आते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है पीआरसी 1 का पेपर, क्वालिटेटिव एनालिसिस इन बिजनेस पीआरसी 2 का पेपर, एफएआर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का कैफ 1 का पेपर, बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस ये आपका कैफ 6 का पेपर होता है। इसमें दो पोर्शंस होते हैं, मैनेजरियल और फाइनेंशियल। तो मैं फाइनेंशियल का एरिया यहाँ पे टीच करता हूँ। एंड देन देयर इज अ पेपर एमएस ऑफिस, हैंड्स ऑन कोर्स होता है आपका, जो आपने कैफ लेवल पे करना होता है। ये सारे क्या होते हैं, मैं सारे आपको भी बड़ी डिटेल से बताऊंगा। तो ये सारे मेरे टीचिंग स्पेक्ट्रम में आते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पब्लिकेशंस में डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज के साथ कंटेंट डेवलपमेंट और रिव्यूअर के तौर पे भी मैं काम कर चुका हूँ और तकरीबन मोर देन 10 इयर्स का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर। दैट्स इट। हम आगे चलते हैं। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है जी फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। जब आपने पीआरसी कर लिया है और अब आप एक सीए की जो जर्नी है उसको सीरियसली स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपको बेसिकली जो हम सीए के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वो कौन-कौन सी फील्ड्स में प्रोवाइड करेंगे, कौन-कौन से डिसिप्लिन्स होंगे जिनके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, तो उनको मैंने ये कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। हम लोगों ने पीआरसी कर लिया, तो पीआरसी के हवाले से तो मैं बात नहीं करूंगा। हम स्टार्ट करेंगे स्टेजेस अपनी, यानी कि कैफ लेवल की स्टेज से। तो आप ज़हन में रखिए कि कैफ की स्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कैफ ग्रुप ए, ग्रुप बी, और इसी तरह से सेकंड स्टेज इज़ योर सीफैप एंड थर्ड स्टेज इज़ योर स्ट्रेटेजिक केस स्टडी पेपर एससीएस। अच्छा, आपको कौन-कौन सी फील्ड्स में महारत दी जाती है, वो ये सामने लिखी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इज़ अ फील्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉज़, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड हैंड्स ऑन कोर्सेज। हैंड्स ऑन कोर्सेज आपको स्किल्स एनहांस करने के लिए, आपकी बेसिक 5 डिफरेंट टाइप की स्किल्स हैं जिनको एनहांस करने के लिए आपको ये 5 हैंड्स ऑन कोर्सेज जो है ये दिए गए हैं। कौन-कौन से होते हैं ये सारी डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैफ में जब आप आएंगे तो आपका पहला पड़ेगा, या आपका पहला पड़ा होगा जी कैफ का ग्रुप ए। ग्रुप ए के अंदर आपके 4 पेपर्स हैं, कैफ 1 से लेकर कैफ 4 तक। कैफ 1 इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, कैफ 2 इज योर टैक्स प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस, कैफ 3 इज डाटा सिस्टम एंड रिस्क जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड से है, और कैफ 4 आपका बीएलडी बिजनेस लॉ डायनामिक्स जो कि लॉ की फील्ड से है। तो ये आपकी जो है कुछ बेसिक फील्ड्स हैं जिन फील्ड्स के अंदर आपको कैफ के ग्रुप ए के 4 पेपर्स पढ़ाए जाते हैं। इनको समझना इसलिए जरूरी है कि हर एक फील्ड ऑफ स्टडी जो है इसका माइंडसेट, इसकी थिंकिंग, इसका पढ़ने का तरीका ये सारा डिफरेंट है। आपने किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करना है ये फर्क है। और जब आप ये चीजें कर लेंगे तो फिर आई एम श्योर कि आप इस फील्ड के अंदर आगे मजीद प्रोग्रेस कर सकेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की फील्ड ये आपको बेसिकली अकाउंटिंग से रिलेट कर रही है। आपको अकाउंटेंट्स, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इनको अकाउंटिंग की फील्ड से रिलेट किया जाता है और इनको कैलकुलेशंस और मेथड्स और प्रोसेसिंग्स और इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और एज ए होल इन्फॉर्मेशन को देखना, ये सारा इसका काम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन दी अदर हैंड एक बिजनेस के अंदर क्या फाइनेंशियल्स चल रहे हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं, उन सारों को देखने के लिए आपको पता है आजकल हर चीज जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेंस से देखी जाती है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपकी आपकी जो एजुकेशन स्कीम है इसके अंदर एम्बेड किया गया है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर और कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है जो इतनी फास्ट और इतने रैपिड पेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रही है, जो इतने फास्ट तरीके से अपनी एजुकेशन के अंदर अपने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट कर रही है। ब्लॉकचेन हो, डाटा एनालिसिस हो, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डाटा की बात करें, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ये सारी चीजें आपके कोर्स में शामिल करके आपको पढ़ाई जाती हैं। आपको अलग से कोई कोर्स नहीं लेना पड़ता, ना ही आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है। आपकी एजुकेशन स्कीम जो है, जो हमारे यहाँ पे ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि पिछले कोई 10 सालों से ये रूल है कि हर 4 या 5 साल के बाद सिलेबस को अपडेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इन कंपैरिजन टू दिस, अगर आप देखें आपके जो सिलेबसेस हैं वो अपडेट ही नहीं हो रहे होते जो आप ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं या जो आप इंटर में पढ़ते हैं। आपको याद होगा आप लोगों ने इंटर के अंदर एफएससी के अंदर इंग्लिश में मिस्टर चिप्स पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था, मेरे वालिद साहब ने भी पढ़ा था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे सिलेबसेस ही अपडेट नहीं हो रहे होते जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बहुत जबरदस्त तरीके से सिलेबस के अंदर नए ट्रेंड्स को ऐड किया जाता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हैंड्स ऑन कोर्स, ये दोनों चीजें जो है आप देखेंगे
कि इसमें इतनी ज़बरदस्त तरीके से ऐड की गई हैं वो सारी चीज़ें जो कि आज के दौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट को या आज के दौर के बिज़नेस लीडर को चाहिए होती हैं। लॉस, आपको सारे लॉ पढ़ाए जाएँगे, आपको इतने ज़बरदस्त लॉ पढ़ाए जाएँगे कि आपको लॉयर्स से ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लॉज़ के आते होंगे। इवन बहुत सारे लॉ फोरम्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके चेयरपर्सन्स बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी वेल वर्स्ड विथ दीज़ लॉज़, दीज़ बिज़नेस रिलेटेड लॉज़। टैक्सेशन, अगेन टैक्सेशन के डिपार्टमेंट के अंदर आपको इतना सेट किया जाता है कि आपको टैक्सेशन की फील्ड के अंदर आप हाईएस्ट लेवल पोजीशन के ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऑडिटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का खासा है, सिर्फ सीएज ही हैं जो पाकिस्तान में ऑडिट कर सकते हैं और ऑडिट के हवाले से जितनी भी रूल्स और पावर्स हैं वो सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होती हैं। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे एज ए फील्ड पढ़ाया जाएगा। हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त एडिशन है। आप लोगों की करिकुलम में ऐड किए गए हैं 5 हैंड्स ऑन कोर्सेज। आपको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर और डिफरेंट डायमेंशंस में टीचिंग मिलती है हैंड्स ऑन कोर्सेज की, जिसमें आपको ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो कि शायद किसी और क्वालिफिकेशन में नहीं सिखाई जाती। हम ये समझते थे कि यूनिवर्सिटीज जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है, जब वहां पे लोग जाते थे तो उसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है जी, वो बातचीत सही कर सकता है, वो इंग्लिश अच्छी बोल सकता है, वो बंदा जो है वो बिजनेस लीडर बड़ा अच्छा बन सकता है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इतने अच्छे बिजनेस लीडर्स नहीं बन सकते। हमने कहा टेंशन कोई नहीं है, हम लेकर आए 2 कोर्सेज। एक लेकर आए पीपीई, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का कोर्स। ये एक वर्कशॉप टाइप का कोर्स होता है। आपकी कोर्स की कंप्लीशन रिक्वायरमेंट है। आप उस वक्त तक क्या कंप्लीट ही नहीं कर सकते जब तक आप वो कोर्स ना करें। और उस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है? लोगों से बात करने का तरीका, अपना पॉइंट प्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है, आपको इंटरव्यू देना सिखाया जाता है, सीवी बनानी सिखाई जाती है, डाइनिंग एटिकेट सिखाए जाते हैं, कपड़े पहनने का सलीका दिखाया जाता है। ऐसी वो तमाम चीजें जो कि आपको एक मुकम्मल प्रोफेशनल बनाती हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। आपको हमने दूसरा कोर्स दिया ईसीएस का कोर्स। ये ईसीएस एहसान चप्पल स्टोर वाला नहीं है, ये ईसीएस है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। आपको इंग्लिश में लोगों से बात करना सिखाया जा रहा है। कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि यार हम इंग्लिश में कैसे बात करें। खासतौर पे इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आपके मोटिवेशन के इश्यूज है, जो मसाइल है, उनको खत्म किया जाता है। क्यों? इसलिए कि हम समझते हैं कि जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। एमएस ऑफिस हैंड्स ऑन कोर्स आपको कराया जाता है। ये तीसरा हैंड्स ऑन कोर्स है जो कि आप लोगों को कैफ में कराया जाता है, जो कि आपने कंप्यूटर पे चीजों को इस्तेमाल करना सीखना है। आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये चीजें इस्तेमाल करना सीखेंगे। ना सिर्फ बेसिक सीखेंगे बल्कि बड़ा एडवांस लेवल की चीजें सीखेंगे। तो ये चीजें आपके कैफ के कोर्स के अंदर शामिल कर दी गई हैं। हर किसी को पढ़ाई जाएंगी ताकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट, वेल राउंडेड प्रोफेशनल बने। इसी तरह से जब आप कैफ ग्रुप बी में जाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर का अगला पेपर आता है जी, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर। इसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 पेपर जिसमें आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर और बीआईए, बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस। आजकल के जमाने में डाटा गैदर करना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस डाटा से इनसाइट निकाल सकें, एनालिसिस निकाल सकें। तो जो आजकल मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो आजकल मार्केट में जिन स्किल्स की डिमांड चल रही है, वो आपको यहाँ पे बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस में नजर आएंगे। इसी तरीके से आपको ऑडिटिंग के वाले से कैप 8 का पेपर पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको ऑडिट एक्सपर्ट बनाता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पे कोई भी ऑडिट कर सकते हैं। देखिए आपकी क्या स्टेज है। सीफैप की स्टेज में आपके पास 6 पेपर हैं जी। सीफैप 1 व्हिच इज कॉल्ड एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फील्ड का पेपर है। तो कंटिन्यू करते हैं जी। सीफैप लेवल के ऊपर आपको जो भी फील्ड ऑफ स्टडी है ना, हर फील्ड ऑफ स्टडी का एक-एक को एक पेपर पढ़ाया जाता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का सीफैप 1 का पेपर है। इसी तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, के अंदर आपको सीफैप 4 का पेपर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स के नाम से एक पेपर पढ़ाया जा रहा है, ये भी नया पेपर ऐड हुआ है। इसी तरीके से लॉज की फील्ड में आपको सीफैप 2 एसीएलपी, इसके अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बड़े-बड़े लॉज हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। टैक्स के अंदर टैक्स प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस का हमारा पेपर है और ऑडिट के अंदर एडवांस रिलेटेड सर्विसेज है। यहाँ पे भी 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जो आपको बड़े एडवांस लेवल के पढ़ाए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स, एआई एंड डीए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स का हैंड्स ऑन कोर्स कंप्यूटर की स्किल से रिलेट करता है। ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोग जब प्रोफेशनल फील्ड में किसी भी जगह पे जाके आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द डाटा टेक्निक्स, डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स। आपको एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक ऑटोमेशन वगैरह इस तरह की सारी चीजों की नॉलेज दी जाती है कि जब कोई आपका असिस्टेंट या आपका जूनियर आपको ये बताए कि सर हमारी मशीनरी के अंदर ये प्रोसेस इस तरह से चलते हैं, तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना बैठे हो। आप कहें कि हाँ हाँ मुझे पता है यार, ये सारी चीजों का हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम इस तरह के लोगों से डील कर सकते हैं। इसी तरह से पांचवा हैंड्स ऑन कोर्स आपका वो है जी G&E, इट इज कॉल्ड गवर्नेंस एंड एथिक्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है इनके अंदर एथिक्स को पैदा करने के लिए एक बड़ा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत एक छोटा सा हैंड्स ऑन कोर्स शामिल किया गया है, बहुत बड़ा नहीं है। इसके अंदर आपको एथिक्स और एथिकल बिहेवियर के बारे में बताया जाता है। आपको बताया जाता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे रिजॉल्व करना है। आपको बताया जाता है जब कोई आके आपको रिश्वत दे तो उसको मना कैसे करना है। आपको बताया जाता है जब कोई आके आपको ये कहे कि भाई इदारे का नुकसान कर दो, मेरे से पैसे ले लो, तो आपने कैसे बिहेव करना है। इस तरह की बहुत सारी चीजें गवर्नेंस एंड एथिक्स के अंदर आती हैं। आपकी एज ए लीडिंग पर्सन ऑफ बिजनेस, एक इदारे के सीएफओ, सीईओ के रोल के तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। आपकी गवर्नेंस और एथिक्स जो है उसको बेहतर करेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेवल है सीफैप का लेवल, आपको बड़ा एक्सपर्ट बनाता है। और जब आप इस फील्ड से, इस लेवल से गुजरेंगे तो आई एम श्योर कि आपको अपने अंदर जो प्रोफेशनल वैल्यू ऐड होती नजर आएगी। यू विल बी अमेज्ड विद द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोफेशनल वैल्यू।
एंड एट द एंड देयर इज अ स्ट्रेटजी केस स्टडी पेपर। स्ट्रेटजी केस स्टडी पेपर में अगर आप देखें तो मैंने इसको किसी फील्ड ऑफ स्टडी के नीचे नहीं लिखा। ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होगा जो कि आपसे इन सारी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करके आपसे पेपर ले सकता है। ये स्ट्रेटजिक केस स्टडी पेपर की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इंप्रेस हो कि व्हाट इज द लेवल दैट वी आर डेवलपिंग हियर। स्ट्रेटजिक केस स्टडी पेपर का क्वेश्चन पेपर 15 दिन पहले मार्केट में ऑफर कर दिया जाता है, लोगों को शेयर कर दिया जाता है, लोगों को बता दिया जाता है कि यार ये डाटा है, ये कंपनी है, ये इसके कुछ क्वेश्चंस है, आप इसके ऊपर रिसर्च करो। रिसर्च बेस्ड पेपर है ये। तो कोई भी पीएचडी डॉक्टर जो रिसर्च करके पता नहीं कैसे करके जो है वो डॉक्टर बन गया, आपको उससे ज्यादा कैपेबल बनाया जाता है रिसर्च के अंदर। तो यू विल बी अमेज्ड कि आपको कितनी जबरदस्त क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी जा रही है। खैर, अब हम वापस आते हैं, एंड तक हमने देख लिया है। अब जो चीज हमने समझनी है वो है कैफ और कैफ के रूल्स। कैफ की बेसिकली 2 स्टेजेस होती हैं जिसमें आपके 8 पेपर्स हैं और 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जो आप लोगों ने करने हैं। कैफ के रूल्स के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस स्लाइड के ऊपर जो चीजें मैंने शेयर करनी है आपसे, आपने वो सारी बड़े ध्यान से गौर से सुननी है, कोशिश करें साथ साथ में नोट करते जाएं। कैफ के ग्रुप ए में 4 पेपर्स हैं और ग्रुप बी में भी 4 पेपर्स हैं। एक ग्रुप मैंने अपनी मर्जी से बनाया है, यानी कि इसको कोई और बंदा ग्रुप कहे या ना कहे, आपने परेशान नहीं होना, उसे हम एचओसी ग्रुप कहते हैं। तो कैफ के 2 ग्रुप्स हैं। तीसरा ग्रुप मैंने अपनी अपनी आसानी के लिए आपको बताने समझाने के लिए बनाया है कि एक ग्रुप एचओसी का भी होता है जिसमें 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। कैफ के ग्रुप ए के 4 पेपर्स, जब आप कैफ में कदम रखेंगे तो आप ग्रुप ए के पहले 4 पेपर्स में से पेपर देंगे। वो कौन-कौन से पेपर्स हैं? पेपर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कैफ 1 एफएआर, कैफ 3 डीएसआर, कैफ 4 बीएलडी और कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस। ये जो 3 पेपर 4 पेपर हैं, इसमें से आप पेपर चूज़ कर सकते हैं। आप मिनिमम 1 पेपर दे सकते हैं पर अटेम्प्ट में और मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हैं पर अटेम्प्ट में। ये कैफ का रूल है, पहले ग्रुप में भी, दूसरे में भी, हर तरह से। ठीक है जी? तो कैफ के जो टोटल 8 पेपर्स हैं, इन 8 पेपर में से आप मिनिमम 1 पेपर और मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हैं। ये एक रूल है आपका। दूसरा ये रूल याद रखिएगा कि कैफ ग्रुप ए जो है ये आपके लिए ओपन है, लेकिन ग्रुप बी आपके लिए क्लोज है। लेकिन एचओसी भी आपके लिए ओपन है। जब आप कैफ में शामिल होंगे, कैफ में जाएँगे तो आप ग्रुप ए के पेपर्स ले सकते हैं, एचओसी के 3 पेपर में से कोई एक आधा पेपर भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप बी आपके लिए बंद है, वो उस वक़्त तक बंद रहेगा जब तक आप ग्रुप ए के कम से कम 2 पेपर पास नहीं कर लेते। जब आप ग्रुप ए के कोई भी 2 पेपर पास कर लेंगे, तो आप ग्रुप बी ओपन कर सकते हैं, आप ग्रुप बी में से भी कोई पेपर दे सकते हैं। तो एक तो ये रूल ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास लिमिटेशन है कि ग्रुप ए जो है वो हमारा ओपन है, लेकिन ग्रुप बी जो है दैट इज़ ओपन क्लोज़ फॉर यू। आप ग्रुप बी में से कोई भी पेपर उस वक़्त तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आप ग्रुप ए के कोई से 2 पेपर पास ना कर लें। ठीक है जी? एचओसी के 3 पेपर्स हैं। ये तीनों जो है आईकैप इनके एग्ज़ाम्स खुद लेगा। आप किसी कॉलेज से तैयार करेंगे और उसके बाद एचओसी के तीनों पेपर्स का भी एग्ज़ाम जो है वो आपका आईकैप ही लेगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी के दोनों पेपर जो होते हैं, तीनों 8 पेपर जो हैं, ये पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। पेपर बेस्ड एग्जाम्स का क्या मतलब है? पेपर बेस्ड एग्जाम्स का ये मतलब, ये थोड़ा-सा ज़रा डिवाइस तंग कर रही है इसलिए लाइन ऊपर चली जाती है, आपने परेशानी होना, ये मैंने पेपर बेस्ड लिखा है। पेपर बेस्ड एग्जाम्स का ये मतलब है कि आप एग्जाम हॉल में जाएँगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको आंसर शीट मिलेगी, आपने उसके ऊपर पेपर सॉल्व करना है। इससे पहले क्या होता था, पीआरसी के अंदर आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता था, आप कंप्यूटर पे सॉल्व करते थे। लेकिन कैफ के अंदर ये जो 8 पेपर्स हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके पेपर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, तो 9 बजे से लेकर 9 बज के 15 मिनट तक 15 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलता है। वो 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम होता है। उस टाइम के दौरान आप क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम लिखेंगे या सीआरएन नंबर लिखेंगे और हाइलाइटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना। आईक्यू बड़ा सख्ती से मना करता है कि क्वेश्चन पेपर पे अपने नाम के अलावा आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने टिक मार्क कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, कोई उल्टे-सीधे निशान बना सकते हैं, आप हाइलाइट कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं उसके ऊपर। फिर 9:15 से लेकर 12:15 तक 3 घंटे का टाइम जो है वो आपके पास राइटिंग का होता है। आपको 9:15 पे आंसर शीट मिल जाती है। आप उसके ऊपर अपना पेपर सॉल्व करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि पेपर के अंदर कोई चॉइस नहीं होती। 100 नंबर का पेपर होता है, पूरा का पूरा आपने सॉल्व करना होता है। दूसरी चीज़, पासिंग मार्क्स 50 होते हैं, ये भी याद कर लें। 100 में से 50 नंबर आपने हासिल करने हैं, ठीक है जी? तो फिर आप पास होंगे। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ामिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, हर साल फरवरी में और अगस्त में एग्ज़ाम्स होते हैं। याद रखिएगा कि हर साल फरवरी में और अगस्त में एग्ज़ाम्स होते हैं। फरवरी की अटेम्प्ट को स्प्रिंग की अटेम्प्ट कहते हैं और अगस्त की अटेम्प्ट को हम लोग ऑटम अटेम्प्ट कहते हैं, ठीक है जी? ये चीज़ समझ लीजिए कि हर साल सितंबर में और अगस्त में एग्ज़ाम्स होते हैं। यहाँ पे इससे पहले कि आप परेशान हो जाएँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बच्चे जो इस वक़्त बैठे हुए हैं मेरे पास, इन बच्चों के लिए एक स्पेशल चीज़ ये है कि आपके जो फरवरी में एग्ज़ाम्स होने हैं, वो फरवरी में नहीं होने बल्कि वो मार्च में होने हैं। सही है जी? ये याद कर लीजिए कि नई स्कीम आई थी, तो नई स्कीम के से पुरानी स्कीम में मार्च में और सितंबर में एग्ज़ाम्स होते थे। अब फरवरी और अगस्त में एग्ज़ाम हुआ करेंगे। सिर्फ़ ये एक अटेम्प्ट है 2026 की पहली अटेम्प्ट, वो मार्च में होनी है फरवरी की जगह। उसके बाद हमेशा आपके पेपर फरवरी में और अगस्त में ही हुआ करेंगे। इसका ये मतलब है कि 2026 की जो अटेम्प्ट होगी अगस्त वाली, वो अगस्त में ही होगी, वो सितंबर में नहीं होगी। ठीक है? ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी।
तो वैसे नॉर्मली हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो फरवरी में और अगस्त में हुआ करेंगे, लेकिन सिर्फ़ आप लोगों के पास 2026 में एक बात है, वो ये है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं 2026 के मार्च के, वो मार्च में ही होंगे, लेकिन आगे से आपके भी अगस्त में होना शुरू हो जाएँगे। ठीक है जी? चलिए कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम पेपर और मिनिमम पेपर की हमने बात की है कि मैक्सिमम पेपर आप 4 दे सकते हैं 1 अटेम्प्ट में और मिनिमम आप 1 पेपर दे सकते हैं। ये टोटल ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात है। एचओसी के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचओसी आप शुरू में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, मिड में भी कर सकते हैं। ये आपके पेपर की काउंटिंग में काउंट भी नहीं होते। ठीक है? और एचओसी की अब हम बात करते हैं, एचओसी 3 थे जो हम लोगों ने पढ़े थे। ये तीनों पेपर जो है, ये आपके इसका एग्ज़ाम पेपर की तरह का नहीं होता। इसका एग्ज़ाम आईकैप लेगा, लेकिन ये पेपर की तरह नहीं होते हैं। ये एग्ज़ाम्स जो होते हैं, ये इसका डिफरेंट मोड है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपीई, आपने पीपी और एमएस ऑफिस जो है वो किसी अप्रूव्ड कॉलेज से करने होंगे, जिसको आईकैप आरएईटी कहता है, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर। ठीक है जी? तो ऐसे इदारे जो कॉलेज से आईकैप से अप्रूव्ड है, उन्हीं से आप कोर्स ले सकते हैं। ईसीएस जो है ये आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन खुद से इसका तैयारी करना मुश्किल होता है। आईकैप ने कहा है कि भाई जहाँ से मर्ज़ी तैयारी करें, सिर्फ पेपर इसका मैं लूँगा। पीपीई और एमएस ऑफिस जो है, इनके एग्जाम्स जो है वो कुछ डिफरेंट तरीके से होंगे। पीपीई का एग्जाम ऑनलाइन इंटरव्यू की तरह का होगा, जिसके ऊपर आईकैप ने मजीद गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की है। एमएस ऑफिस और ईसीएस जो है, ये मोस्टली आपका एमसीक्यू बेस्ड या मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसका। ये आप जो है ये कहीं से भी बैठ के दे सकते हैं, या आप अपने जो है वो एग्जाम सेंटर में जाएंगे, जैसे पीआरसी की तरह। तो एमएसओ का पेपर और ईसीएस का पेपर, दिस इज जस्ट लाइक पीआरसी, थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन पीआरसी की तरह एग्जाम होगा। पीपीई का जो पेपर है, ये आपका जस्ट सॉर्ट ऑफ जैसे ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ये वैसे होगा। मजीद इन्फॉर्मेशन जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, या जब आप ये क्लास शुरू करेंगे, उस वक्त आपको बता देंगे। अभी बताना आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो जनाब आपने ये टोटल 9 चीज़ें करनी है। एक आपने 8 पेपर्स करने हैं, और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज़ पीपीएमएस ऑफिस, और एक आपने ईसीएस करना है। ईसीएस करना है, तो 8 और 2 10 और 11, बेसिकली 11 चीज़ें हैं जो आपने करनी है, तो आपका कैफ क्लियर कंसीडर किया जाएगा। सिर्फ एक रूल है, वो ये है कि जनाब ग्रुप बी शुरू में आपका बंद होगा, जब तक आप ग्रुप ए के 2 पेपर पास नहीं कर लेते, आप ग्रुप बी के पेपर नहीं पिक कर सकते। मैक्सिमम टाइम पीरियड की बात करते हैं। अवेलेबल टाइम पीरियड के हवाले से आईकैप ने जो रूल दिया है, वो कहा है कि जिस दिन आपका फर्स्ट पेपर होगा, डेट ऑफ योर फर्स्ट पेपर, जिस दिन आपका पहला पेपर होगा, उसमें 5 साल ऐड करेंगे आप, 5 इयर्स। क्या ऐड करेंगे? 5 साल। जब आप 5 साल ऐड करेंगे, तो जो डेट आएगी, उस डेट तक आपका पूरा का पूरा कैफ क्लियर होना चाहिए, हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट होने चाहिए, ईसीएस आपका कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि पीआरसी के जब आप कैफ का पहली दफा पेपर दे देते हैं, उस दिन से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें 5 साल ऐड कर लें, तो जो डेट आएगी, उस डेट पे अगर आपका कैफ क्लियर नहीं है, तो आप फारिग हैं। आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप सीए फर्दर परस्यू नहीं कर सकेंगे, आपको सीए के पेपर देने से रोक दिया जाएगा। आपका उतना ही सीए करना था जितना आपने कर लिया है, आपका उतना ही होगा, आगे नहीं जा सकेंगे। ठीक है जी? तो डेट ऑफ योर फर्स्ट पेपर प्लस 5 ईयर, जिस दिन उस डेट का सूरज तुलू होगा, अगर उस दिन आपका कोई पेपर कैफ का रहता हुआ, तो आप अपने आप को फारिग समझ सकते हैं। ठीक है जी? तो ये है हमारे कुछ कैफ के रूल्स, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएँगे। अच्छा, कैफ के बाद सीफैप भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है। ये दोनों तीनों चीज़ें जो होती हैं, ये आपके लिए इस वक़्त बताना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करता, मैं सिर्फ़ आपको इस तरीके से गाइड कर रहा हूँ कि आपको जो अभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मिल जाए। बाकी आगे आर्टिकल के हवाले से 3 डिफरेंट स्कीम्स हैं। सीफैप के पेपर्स के हवाले से डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन्स होते हैं, माइंडसेट होता है। वो हम लोग इसी तरह से, जैसे अभी हमने रोड मैप टुवर्ड्स कैफ का सेशन किया है, हम लोग हर कैफ के एग्जाम्स के बाद रोड मैप टुवर्ड्स सीफैप का सेशन भी करते हैं, जिसमें हम आपको सीफैप या आर्टिकल्स या फॉर्म्स के हवाले से बताते हैं। तो वो सेशन आपको उस वक्त मिलेगा। आपको हमेशा ये भाई नजर आएगा, या हमारी टीम के दूसरे टीचर जो है वो आपको सीफैप के हवाले से भी गाइड करते हुए नजर आएंगे। इसलिए आपने घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, और किसी को बताना नहीं है। ठीक है जी? मूविंग फॉरवर्ड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ये डिस्कशन करूँ, तो सारे बच्चे बड़े गौर से सुना करें। और ये वाक़ई एक मीनिंगफुल डिस्कशन है, इस डिस्कशन को करने के लिए मैं ये सारा सेशन करता हूँ। आप लोगों को ये जो सेशन जो मैं इस वक़्त कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ इसलिए करता हूँ कि मैं ये वाली बात आपसे कर सकूँ। तो जनाब इस बात को शुरू करते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब भी कहीं आप जाते हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मरी का सफ़र करना है, तो आप उसकी तैयारी करते हैं। आप लोगों से पूछते हैं, भाई उधर जाने का किराया कितना लगेगा? वहाँ पे अच्छी जगह पे कहाँ से खाने खा सकते हैं हम अच्छे? वहाँ पे कौन से इलाके में, किस जगह पे आप सस्ती रिहाइश मिलेगी? आपको मौसम कैसा है? मौसम की तैयारी करनी है, खाने-पीने की चीज़ों की तैयारी करनी है। जब हम एक 5 दिन के टूर के लिए एक इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, लोगों से पूछते हैं, खर्चे का अंदाज़ा लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि वी वांट टू गो देयर एंड वी वांट टू स्पेंड आवर टाइम, और हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे जितना मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, वो हम कर लें। तो हम उसकी अच्छी तैयारी करते हैं। लेकिन भाई, कैफ लेवल में आप जाने लगे हो, तो कैफ लेवल एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपकी स्टडीज़ का। ये आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस वक़्त स्टेज है, जिसमें आप जितनी ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, आप इसकी आप कर लें। आप कैफ लेवल में जाने से पहले ये ज़रूर सर्च करें कि इस लेवल के अंदर क्या डिफिकल्टीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों बच्चा फेल होता है, क्या-क्या करने से फेलियर आता है, और इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वो सारी इसलिए की जाएँगी ताकि आपको इस जर्नी के लिए तैयार किया जा सके।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने इस प्रोसेस से गुज़रना है, तो इस प्रोसेस से आगे आपके लिए एक फ़र्म खड़ी है, जिस फ़र्म से आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है। जब हम लोग उस फ़र्म में जाना चाहते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी फ़र्म्स होती हैं जिसमें हमारी ख़्वाहिश होती है कि यार हम इस फ़र्म में चले जाएँ और यहाँ से हम लोग अपने आर्टिकल्स कर लें, तो उसके लिए अपने आप को आपने आज से ही तैयार करना है। जब आप एक ऐसी फ़र्म में जाना चाहते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आपने उसकी तैयारी भी आज से ही करनी शुरू करनी है। तो उन सारी तैयारी करने के लिए जो आपके बैकपैक में जो चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थोड़ी-सी बोरिंग हो सकता है आपको लगे, लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट डिस्कशन फॉर यू और आपने इसको पूरा सुनना ही सुनना है ताकि आपको इसका बेनिफिट हासिल हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात करते हैं कि क्यों आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कैफ के सारे पेपर्स मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप इनको क्लियर कर लें। हम बात ये कर रहे हैं कि व्हाई यू शुड पास कैफ एट योर अर्लीएस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम में विदाउट एनी फेलियर कैफ पास करने की कुछ रीज़न्स मैं आपको बताऊँगा। ये बेसिकली आपको मोटिवेट करेंगी कि आप कैफ के अंदर फेलियर का मुँह ना देखें और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपना कैफ पास करें। ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे किसी ने मैं जब खुद स्टूडेंट था और मैं मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई ड्यूरिंग माय कैफ जब मैं कैफ 1-2 साल कर चुका था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे किसी ने शुरू में कुछ बातें बताई होती, तो मैं उनको शुरू में ज़हन में रखता ताकि मेरा इस वक़्त इतना टाइम ना लग रहा होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्यूटेड फर्म में आर्टिकल्स करना। बच्चे नाकों की लकीरें निकालने पे मजबूर हो जाते हैं कि सर आपकी मेहरबानी है, कुछ कर दें, मुझे फलाँ फर्म में आर्टिकल दिला दें। मैं उनसे ये कहता हूँ यार तुम्हारी 8 अटेम्प्ट्स हैं, मैं तुम्हें कैसे उस फर्म में आर्टिकल्स दिला दूँ जहाँ पे 4-4 अटेम्प्ट वाले बच्चे आ रहे हैं। तो वो कहते हैं सर वो मुझे शुरू से नहीं पता था, मुझे शुरू में कुछ मसाइल हुए, तो मैं नहीं कर सका, तो आपकी मेहरबानी है, मुझे किसी तरीके से इस फॉर्म में आर्टिकल्स दिला दें। इस फॉर्म से मैं दाखिल ना हुआ इस फॉर्म में या इस फॉर्म में मेरे आर्टिकल्स ना हुए, तो मैं मेरी तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो मैं फिर उसे कहता हूँ कि भैया अगर यही चीज़ तुम्हें आज से 3 साल पहले पता होती, जब तुम कैब स्टार्ट कर रहे थे, उस वक़्त तो तुम मस्तियाँ कर रहे थे, तुम पेपर को ठीक से सीरियस नहीं ले रहे थे, ना पेपर पास कर रहे थे, तो अब हम तुम्हें उस फॉर्म में कैसे इंडक्ट करा सकते हैं? तो अगर आप टॉप फर्म्स में जाना चाहते हैं, वो फर्म्स जो कि आपके लिए ड्रीम फर्म्स हैं, बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जिसमें जाना बच्चे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके सीनियर उसको बताते हैं, वो कहते हैं यार फलाँ फर्म में, फलाँ एक्स-वाई-ज़ेड फर्म में जब तुम जाओगे तो तुम्हारा तो फ्यूचर बन जाएगा। तो बच्चे बहुत ख्वाहिश करते हैं कि वो उस फर्म में चले जाएँ। अब उसके लिए तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। उसके लिए आज से ही आपको अलर्ट रहना होगा, उसके लिए आज से ही आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज गैदर करनी होगी कि भाई कैसे उस फर्म में जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या है कि आपके जो पेपर्स हैं कैफ के, वो आपके मिनिमम पॉसिबल टाइम में पास हो। 3 अटेम्प्ट्स या 4 अटेम्प्ट्स, ठीक है? इससे ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगाएँगे, तो आप खुद समझ लीजिए कि आपको भी तरले करने पड़ेंगे किसी ऐसे आदमी के जिसके हाथ में कुछ नहीं है, कि सर मुझे उस फर्म में मेरे आर्टिकल्स करा दें या आपको सिफ़ारिश ढूँढनी पड़ेगी। सिफ़ारिश के बारे में आपको पता है कि कितनी गलत जो है वो ये होती है और इसमें सिफ़ारिश करने वाला बंदा भी जो होता है, वो खुद भी जो है वो उस बंदे की उसमें एहसान के नीचे दब जाता है। तो बहरहाल आपने अगर अपनी टॉप रेप्यूटेड फर्म में जाना है आर्टिकल्स करने के लिए, तो आज आप ज़हन में रखें कि आपको कॉम्पिटिशन में नंबर 1 आना है। मिनिमम पॉसिबल टाइम में सारे कैट के पेपर पास करने हैं। फिर अक्सर औक़ात ऐसा होता है बच्चे टैक्स या लॉ के पेपर में जब फेल होते हैं, अगली दफ़ा जब वो पेपर देने जाते हैं, तो टैक्स और लॉ पाकिस्तान में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। तो आपने कुछ चीज़ें सीखी, आपने पेपर दिया, कुछ 1-2 चैप्टर छोड़ दिए, आपने पेपर दिया, आप फेल हो गए। आप अगली दफ़ा जब दोबारा पढ़ने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो सारी चीज़ें चेंज हो गई। बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं और एग्ज़ामिनर जो है वो भी बड़ा सियाना है, वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो ऐसी चीज़ें चेक करे जो रिसेंटली चेंज हुई है, जिससे पता चले कि बच्चा अपडेट भी है या नहीं है। टैक्स के रूल्स चेंज हो जाते हैं, टैक्स के एडजस्टमेंट चेंज हो जाती है, टैक्स के रेट्स चेंज हो जाते हैं, बिज़नेस लॉ के अंदर आपके लॉ के रूल्स चेंज हो जाते हैं, लॉ के अंदर बड़ी तेज़ी से चेंजेज़ आ रही हैं। आपने एक टाइम में पढ़ा, पेपर दिया, पास नहीं हुआ, अगली दफ़ा पेपर देने के वो रूल ही चेंज हो चुका था। तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एक ये सबसे इंपोर्टेंट बात है जो 3rd पॉइंट पे लिखी है, वो ये है अवॉइड द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ रिपीटिंग अ सब्जेक्ट। जब आप एक सब्जेक्ट रिपीट करते हैं, तो आप सिर्फ वो सब्जेक्ट ही रिपीट नहीं कर रहे होते। आपको उस पे सब्जेक्ट को देने के लिए 6 महीने का टाइम आप ज़ाया कर रहे होते हैं। आपका बड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको 6 महीने के लिए एक्स्ट्रा हॉस्टल का रेंट पड़ जाता है। आपको पता है, आप एक सिटी में जिस सिटी में आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप किसी और सिटी से बिलॉन्ग करते हैं और आप फिजिकली आगे क्लासेस लेते हैं, तो 25,000 पर मंथ इज़ योर टोटल एक्सपेंस जो कि आपका किसी दूसरे सिटी में हॉस्टल में रहने पे आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर क्या बात करते हैं, मैं तो 12,000 देता हूँ, मैं 7,000 देता हूँ। तो भाई खाते-पीते नहीं हो, आते-जाते नहीं हो घर। आप फिर जब यहाँ पे रहते हो तो कपड़े नहीं धोते हो। आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कॉस्ट आपको शामिल करनी चाहिए आपकी अपनी कॉस्ट के अंदर। तो तकरीबन 20-25,000 इज़ द कॉस्ट जो कि आपको पर मंथ बेयर करनी पड़ती है, अगर आप एक पेपर एक्स्ट्रा करते हैं। फिर आपको उस पेपर की एजुकेशन की फीस दोबारा देनी पड़ती है। फिर आपको उस पेपर अपीयर करने की आईकैप की जो एग्ज़ामिनेशन फीस होती है वो दोबारा पे करनी पड़ती है, अच्छी खासी 8-9 हज़ार रुपए वो भी फीस होती है। आपको स्टडी मटीरियल, आपको ये सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा दोबारा से पे करनी पड़ती हैं, तो एक पेपर को फेल करने का फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है। सीए बहुत सस्ती क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन जब आप बार-बार पेपर रिपीट कर रहे होंगे, तो आपको उसके अंदर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलती है जब आप आर्टिकल्स कर लेते हैं, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। देखिए, आप अभी एक मुश्किल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपकी फैमिली के अंदर बड़ी मुश्किल से आपके एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए खर्चा किया। वो क्या शेर है कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना ज़ेवर बेचा था। तो भई आपके घर वाले अपने आप को मार के, अपना पेट काट के आपको पढ़ाते हैं और आप फेल हो जाते हैं।
ठीक है जी। और कितनी मुश्किल से आप लोग पढ़ते हैं और उसके बाद ये होता है कि आपके लिए अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करना, आप कहाँ से अपने एजुकेशन को सपोर्ट कर लेते हैं? आप कहते हैं भाई थोड़ी-सी फीस है, घर वालों के ऊपर कितना का बर्डन होगा। जब आप बड़े बनेंगे, जब आप इस तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट किया जाए। तो जनाब आपके पास बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी ये हो सकती है कि आप घरवालों का साथ दें, घरवालों का जिसे कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उससे उनको जल्दी मुबर्रा कर दें। वो किस तरीके से कि जब आप कैप क्लियर कर लेंगे, तो आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएँगे। आर्टिकल्स के अंदर आपको बड़ा ज़बरदस्त स्टाइपेंड मिलेगा और वो स्टाइपेंड जो है वो इस वक़्त भी तकरीबन 20-22 हज़ार रुपए है और जब तक आप पहुँचेंगे वो 10-20% का उसमें मज़ीद इंक्रीमेंट लग चुका होगा, 30 हज़ार के आस-पास हो चुका होगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि आप इसमें अपने खर्चों को मेंटेन कर सकते हैं। अगर मेंटेन नहीं कर सकते, तो आपको घर से वो थोड़े से पैसे लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो आप अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर वाले बड़ी मुश्किल से आपकी फीस जमा करा रहे हैं, तो यार आप कोशिश करें कि आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पेपर पास करें, ताकि आप थोड़ा बहुत तो सेल्फ सस्टेनिंग पोज़ीशन में आएँ, ताकि आप अपने घर वालों की हेल्प कर सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने लिखा हुआ है दैट यू वांट टू एंटर द प्रोफेशनल फेज़ ऑफ योर लाइफ। जब आप कैफ क्लियर कर लेते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल फेज़ में चले जाते हैं, आर्टिकलशिप में चले जाते हैं, आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग होना शुरू हो जाती है। आपको प्रोफेशनल लोगों के साथ आपका वास्ता होना शुरू हो जाता है। आप ऑडिट करने जाते हैं, वहाँ पे लोग आपको एक सीनियर प्रोफेशनल के तौर पे समझते हैं। आप वहाँ पे आपकी लर्निंग डिफरेंट होती है। क्लासरूम से बाहर ऑन जॉब ट्रेनिंग लर्निंग आपकी होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त कैरियर ग्रोथ और रिकॉग्निशन होती है जो आपको मिलती है और इससे आपकी लाइफ के अंदर बड़ा ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन होती है। एट द सेम टाइम आखिरी जो पॉइंट है मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज दैट यू वांट टू फील द मोटिवेशन ऑफ बीइंग पास। जब आप पास हो रहे होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत हाई हो जाता है। आपको हर चीज पॉसिबल लगना शुरू हो जाती है और जब आपको फेलियर की वजह से ब्रेक लगना शुरू हो जाती है, तो आपको ये प्रॉब्लम होती है कि यार मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। आपको लगता है यार कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, इतना मुश्किल है सीए पास करना। फिर ये जो लोग आपको कहते नजर आते हैं ना सीए बहुत मुश्किल है पास करना, इनसे इनके पास जरा बैठ के देखा करें कि दे हैव नो करेज टू पास पेपर्स। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो आप भी उन जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे-जैसे पेपर पास करते जाएँगे, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा पॉसिबल लगना शुरू हो जाएँगी। आप का जो मेंटल माइंडसेट है, वो इतना ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा कि आप मुश्किल चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं। तो यार ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको आज पहले दिन ज़हन में रखनी होंगी कि आप बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं अगर कैफ का, सीए का, तो उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पास कर दें। वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की हैं, वो गलतियाँ ना करें जो आपके सीनियर ऐसे लोगों ने की हैं जो कहीं न कहीं फँसे हुए हैं। तो मेरी तो ये ख़्वाहिश है कि आपको वो तमाम बातें इकट्ठी करके आज बता दी जाएँ, जो कि शायद मुझे अगर किसी ने आर्टिकल कैफ के स्टार्ट में बताई होती, तो मैं बहुत जल्दी अपना कैफ क्लियर कर लेता। तो ये कुछ बातें हैं जी, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आई एम श्योर कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कैफ क्लियर करना चाहिए। मैं बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं दिल लगा के पढ़ूँगा। ये 2 महीनों की बात है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि यार कैफ की स्टडी जो है ना, ये एक रेस है। लेकिन ये रेस कौन-सी है? ये मैराथन रेस है या 100 मीटर की रेस है? आपको आई एम श्योर दोनों रेस का पता होगा। मैराथन रेस जो होती है, ये बड़ी लंबी रेस होती है। इसमें आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता सारे लोग दौड़ते हैं। शुरू-शुरू में तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो तेज़-तेज़ वॉक कर रहे हैं बस। 8-9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ये रेस होती है। 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इस तरह से लोगों ने इसमें भागना होता है। शुरू में अगर 1000 लोग भागे हैं, तो एंड तक सिर्फ एक बंदा ही पहुँचता है, वो भी बेचारा अक्सर गिरा ही होता है। इसको मैराथन रेस कहते हैं। और एक होती है जी 100 मीटर की रेस। सारे लोग इतना तेज़ी से भागते हैं और इतना स्पीड उनके अंदर होती है कि वो विदिन 10 टू 12 सेकंड्स इस 100 मीटर रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। यूसेन बोल्ट का आपने नाम सुना होगा कि उसने 100 मीटर रेस जो है वो 10 सेकंड के आसपास किसी टाइम पीरियड में उसने कंप्लीट कर ली थी। तो भाई ये एक रेस है, लेकिन ये रेस एक मैराथन रेस है या 100 मीटर रेस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, खरामा-खरामा चलेंगे तो ये आपके लिए मैराथन रेस बन जाएगी और आपको फिर इसमें बड़ा ही टाइम लग जाएगा और पहुँचना या ना पहुँचना ये भी और बात है। लेकिन अगर आप इसमें अपनी पूरी एफर्ट के साथ उस स्पीड से दौड़ेंगे जिस स्पीड से यूसेन बोल्ट दौड़ा था, तो आपको विद इन नो टाइम अंदाजा हो जाएगा कि यार ये तो खत्म हो गई, 10 सेकंड में खत्म हो गई। तो ये अब आपके हाथ में है कि आपने किस तरह से करना है। तो आप मोटिवेटेड हैं और अब मैं आपको वो चीज़ बात बताने लगा हूँ, जो कि सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि आप या आप जैसे आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन कैफ एंड हाउ टू अवॉइड फेलियर। हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर तो बड़ा फ़ोकस दे दिया कि यार फ़ायदा क्या है जल्दी-जल्दी कैफ करने का। लेकिन अब मैं आपको उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताने लगा हूँ, स्टेप्स बताने लगा हूँ कि जो आपने करने हैं, वो गलतियाँ बताने लगा हूँ, जो आपने नहीं करनी, उनको अवॉइड करना है ताकि आप अपना कैफ पास कर सकें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तो भैया छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, क्विकली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1 सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी जब आप करेंगे, तो आप समझें कि आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। मैंने आपको शुरू में बताया कि 100 नंबर का पेपर होगा, 100% पेपर पास करना होगा। आईकैप के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी फॉर्मल डिस्कशंस के अंदर बताया है, फॉर्मल डिस्कशन से मुराद ये है कि उन्होंने पब्लिक फोरम्स पे बताया है कि भाई जब हम पेपर तैयार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कम से कम 80-85% ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर आपसे किसी न किसी फॉर्म में टेस्ट करें। तो जब आपने कोई चीज़ छोड़ दी, कोई चैप्टर छोड़ दिया, कोई कॉन्सेप्ट आपका लूज़ है, तैयार नहीं है ठीक से, तो फिर आप ये सोचना छोड़ दें कि आपका इस अटेम्प्ट में पेपर पास हो जाएगा। आईकैप के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक और स्टैट शेयर किए थे। उन्होंने ये कहा कि जितने बच्चे पास होते हैं, हमने उन सब बच्चों के स्टैट्स इकट्ठे किए, तो हमें पता चला कि देयर आर ओनली 2% ऑफ द पीपल जो पास हुए और उनके पेपर में एक सवाल उन्होंने छोड़ा हुआ था।
ये नहीं कि जब आप पूरे सवाल नहीं करेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस 98% हो जाते हैं। जब आप सिर्फ मतलब ये है कि पेपर में सिर्फ 2% चांसेस इस चीज़ के हैं कि आपने एक सवाल छोड़ा फिर भी आप पास हो गए। तो भाई जिस पेपर में आपने एक सवाल छोड़ दिया ना, घर आके सुकून से उस पेपर की तैयारी दोबारा शुरू कर दें, आपका वो पास नहीं होना। सीधी-सी बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। फेलियर की 5 बड़ी रीज़न्स में से जो सबसे बड़ी रीज़न है वो सिलेक्टिव स्टडी ही होती है। आईकैप के एग्जामिनर कमेंट्स को अगर देखें, एग्जामिनर कमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कैप के हर पेपर में आता है। जिस बंदे ने पेपर चेक किए होते हैं ना, वो अपने तासुरात का इज़हार करता है। जब वो पेपर चेक कर लेता है, तो मेरा ये ख्याल है कि आईकैप उस बंदे को अपने तासुरात का इज़हार करने के लिए, अपने फीडबैक या एग्जामिनर कमेंट्स देने के लिए उसको एक वाटरप्रूफ पेपर देता होगा। वाटरप्रूफ पेपर इसलिए कि वो बेचारा लिखते हुए रो रहा होगा, ज़ारो-कतार आँसुओं से रो रहा होगा क्योंकि उसके साथ हुई बहुत बुरी होगी आपके पेपर चेक करने के दौरान। तो इतने बुरे-बुरे तासुरात होते हैं उस बंदे के कि वो आईकैप ने कहा कि यार हम खुद क्यों बर्दाश्त करें, हम बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं। तो आपने एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि एग्जामिनर कमेंट्स को साथ-साथ में फॉलो करना है। आपने जो भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन करेंगे जब आपने उसके एग्जामिनर कमेंट्स ज़रूर पढ़ने हैं। तो आपको पता चलेगा कि बच्चे उसमें क्या गलतियाँ करते हैं। बच्चे बेसिक डेबिट क्रेडिट की गलतियाँ करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ये इसलिए कि सिलेक्टिव स्टडी की होती है, ठीक से नहीं की होती। पीआरसी एटीट्यूड कंटिन्यू होता है। पीआरसी में समझते हैं कि यार बस ठीक है, छोटे-छोटे सवाल आएँगे, टिक करेंगे, आगे निकल जाएँगे, तो आंसर आ जाएगा। बड़े सवाल आते हैं। पीआरसी के अंदर बच्चों के लिए नाइटमेयर होता था पीआरसी 4 का वो वाला सवाल या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर वो जो बड़ा सवाल होता है, वो नाइटमेयर होता है आपका, जो 20 नंबर का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता है। बच्चे एंड तक मुझसे पूछ रहे होते हैं, "सर क्या इस सवाल के बगैर हम पास हो जाएँगे?" तो मैं कहता था, "यार बाकी वो में से 50 नंबर ले लो तो पास हो जाओगे।" लेकिन वही पीआरसी का एटीट्यूड अब आप यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं, मुश्किल सवाल छोड़ देते हैं, तो आपका पास नहीं होना। शॉर्टकट पे रिलाई करेंगे और रिस्की स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे तो आपका पेपर पास नहीं होना। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी प्रिपरेशन 100% करनी है। ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इल प्लानिंग ऑफ प्रिपरेशन। इल इल लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ। इल प्लानिंग ऑफ प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं होती। लास्ट वीक ऑफ एग्जाम्स तक बच्चे अभी तैयारी कर रहे होते हैं। बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है यार अभी ये कर लिया, चलो बस ठीक है आखिरी मंथ में, आखिरी वीक में ये वाला टॉपिक तैयार कर लूँगा, अच्छे से हो जाए। प्रिपरेशन इज योर स्टेज 1। इसके बाद आपने रिवीजन करनी है, इसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं, इसके बाद आपने उसके टेस्ट देने हैं, इसके बाद आपने फाइनल मॉक देना है। तो 5 स्टेप्स हैं पास होने के। अगर आप पहले स्टेप पे ही रुक गए तो आप कैसे पास हो सकेंगे? लास्ट मिनट तक तो लोग पढ़ते रहते हैं, चीजें छोड़ते रहते हैं। अच्छा ये आज नहीं है कल कर लूंगा, ये कल नहीं है परसों कर लूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं जिससे स्ट्रेस डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लोगों की मेंटल कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये 6 महीने का जो टाइम है, ये बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इस 6 महीने को बहुत सक्सेसफुली ज़ाया करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसको ज़ाया करने में। मैं एक आर्गुमेंट इस तरह से देता होता हूँ कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं फेल होने के लिए। तो एक बच्चे ने मुझे कहा, "नहीं, नहीं सर, पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।" तो मैंने कहा, "नहीं सर, फेल होने के लिए बच्चे मेहनत करते हैं।" वो कैसे? बच्चे रोज़ाना अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा के वक़्त ज़ाया करते हैं। टीचर कहता है, "पढ़ लो।" हम कहते हैं, "तुम कहाँ से आ गए हो? चलो साइड पे हो जाओ, तुम किस खेत की मूली हो? मैंने तो नहीं पढ़ना।" वालिदैन का चेहरा नज़र आता है जो फीस जमा करा रहे होते हैं और बच्चे के कह रहे होते हैं, "यार तुम पढ़ लो।" लेकिन उनके सामने डिटाई से कहना पड़ता है, "हाँ जी, मैं पढ़ ही रहा हूँ।" हालाँकि मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। माँ जब रात को आपको गरम दूध का गिलास देती है कि बच्चे का ज़हन इस्तेमाल हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग जो है ना वो अपनी नीड्स को साइड पे करके इसके ऊपर लगाते हैं, तो बच्चा वो दूध पीते हुए फेसबुक के ऊपर चैटिंग कर रहा होता है या कोई गेम खेल रहा होता है। मेहनत करनी पड़ती है ना। टीचर कहता है, "भाई टेस्ट दो।" टीचर क्लास में खड़े होके कहता है, खड़ा करके कहता है, "हाँ भाई बताओ कितना पढ़ लिया?" तो उसको झूठ बोलना पड़ता है। तो इतनी झूठ बोलने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने लोगों को इग्नोर करने के बाद, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने इग्नोर करना पड़ता है, फिर आप जाके कहीं फेल होते हैं। तो फेल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सारे लोग करते हैं जी, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे फेल होने के लिए। आखिरी दिन तक जो है ना वो चीज़ें छोड़ के बैठ जाते हैं, चीज़ें पूरी नहीं करते, टेस्ट नहीं देते। जब टीचर कहता है कि आओ भई आके मेरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, जवाब नहीं देना। टीचर हर क्लास में पूछ के कहता खड़ा होके कहता होगा, हाँ भी किसी का कोई सवाल, तो उसको इग्नोर कर देना कि ये पता नहीं कौन से सवाल की बात कर रहा है, सवाल तो नहीं करना चाहिए, सवाल तो सिर्फ अल्लाह से करना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये सारी आपकी प्लानिंग की इश्यूज़ हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। देन तीसरी प्रॉब्लम इज़ इम्बैलेंस्ड फोकस ऑन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। लोग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस नहीं करते या वाइस वर्सा। कुछ लोगों को न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स बहुत बुरे लगते हैं, वो थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट असल में यही प्रॉब्लम है, जिसको मैंने काउंटर करने के लिए शुरू में आपको बताया कि यार ये फील्ड ऑफ स्टडी है हमारे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फील्ड ऑफ स्टडी है, मैनेजरियल अकाउंटिंग की फील्ड ऑफ स्टडी है, टैक्स, लॉ, ऑडिट, हैंड्स ऑन कोर्सेज़, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर फील्ड की अपनी-अपनी अप्रोच है। आप उस अप्रोच पे चलेंगे तो कामयाब होंगे। वो अप्रोच जो आपने लॉ में लगानी है, अगर वही अप्रोचेज़ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लगाएँगे, पास नहीं हो सकेंगे। तो अप्रोच का फ़र्क होता है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर देते हैं और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे आप कम फ़ोकस करते हैं। और ये समझते हैं कि यार ये तो बस याद ही करना है ना पास हो जाएगा। इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश लिखेंगे पास हो जाएगा। या वो जो आपने एफएससी में किया होता है कि एग्जामिनर जो है वो आपकी हेडिंग्स कितनी खूबसूरत है, कितने प्यारी हैंडराइटिंग है, उससे आपको मार्क्स दे देता है। सीए में ऐसे नहीं होता। मा स क्या कहते हैं उसको, हैंडराइटिंग के इतने अच्छे नंबर्स नहीं होते। हैंडराइटिंग के कोई नंबर नहीं होते इनफैक्ट। अगर आपकी बात एग्जामिनर को समझ आ रही है तो हैंडराइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब समझ नहीं आ रही तो फिर तो बेचारे ने नंबर काटने ही है। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक है या आपने अगर बहुत सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो चीज़ आपसे पूछी गई है आपने वो ठीक बताई है कि नहीं।
इस तरह की प्रॉब्लम्स में टाइम बर्नआउट का रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक न्यूमेरिकल और 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के ऊपर आपने ज़्यादा टाइम दिया है और जब आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर आए हैं, आप फारिग हैं, आप ज़हनी तौर पे थक चुके हैं, क्योंकि इंसान का ज़हन है, जो ज़हन जो है वो एक नेचुरल तरीके से चलता है, मशीन तो है नहीं कि वो चलाते रहें तो वो चलती जाएगी। तो आपका टाइम बर्न आउट होता है, इस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। देन लैक ऑफ टेस्ट एंड रिटन प्रैक्टिस। आपने पेपर टेस्ट देने ही नहीं होते, बच्चे टेस्ट देते ही नहीं है। हम लोग एक टेस्टिंग सर्विस ऑफर करते हैं जिसमें हम बच्चों को कहते हैं कि पूरे सेशन में 12 टेस्ट दे दो। और उसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल करते हैं क्योंकि शुरू में उनको समझ आ जाती है कि यार टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम ऑन एवरेज टेस्ट अटेम्प्ट निकालते हैं तो वो 3 से भी कम होता है। यानी कि ऑन एवरेज हर बंदे ने 12 में से सिर्फ 3 टेस्ट दिए, बाकियों में क्यों नहीं टेस्ट दिया? वो जी मैं तैयार नहीं था। हम तो कभी भी तैयार नहीं होते। हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम में अगर 2 दिन और मिल जाते ना, तो मैं अन्नी पादनी सी। वो कैसे कर सकते थे? वो वही माइंडसेट होता है कि जिसमें फ़ील हो रहा होता है कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, बाद में टाइम आएगा, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मेरा वो टॉपिक तैयार नहीं है, मेरे नंबर आ गए तो फलाँ क्या सोचेगा? मेरे नंबर आ गए तो उसको कैसा लगेगा? ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं टेस्ट जो है वो पूरी तैयारी के साथ दूँगा और तैयारी करते एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और कभी आपने टेस्ट नहीं दिए होते। फिर प्रॉब्लम क्या होती है? आपको रिटन प्रैक्टिस नहीं होती। कोई एग्ज़ाम सिमुलेशन ही नहीं होती है। एग्ज़ाम सिमुलेशन से क्या मुराद है? देखिए, क्रिकेट जो है वो अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्ट भी हैं, आपको सारी उसकी पोज़ीशंस का भी पता है, ये कवर है, ये एक्स्ट्रा कवर है, ये फ्ला है, ये सिली है, ये मिड विकेट है, ये पता नहीं क्या फर्स्ट स्लिप है, ये सेकंड स्लिप है। तो क्या इतना करने से आपको क्रिकेट टीम का कप्तान बना दें? ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे बना देते हैं, लेकिन वैसे नहीं बनाते हम। तो आपको क्रिकेट टीम का कप्तान तो नहीं बना देंगे हम। जब तक आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बनेंगे, उस वक़्त तक आपको क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं बना सकते। हालाँकि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपको क्रिकेट के सारे स्टैट्स पता है। वो कौन से वो डॉक्टर साहब हैं जो क्रिकेट के जो है तबसरे में आते हैं पीटीवी के अंदर, वो उन डॉक्टर साहब को सारी इन्फॉर्मेशन पता है क्रिकेट की। खुद वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन वो क्रिकेट में इतना उनका इंटरेस्ट है कि बहुत सारे स्टैट्स उनको याद होते हैं। तो क्या हम उनको क्रिकेट खेलने के लिए पैड करा के भेज दें कि भाई जाओ इंडिया के खिलाफ 50 मार के आओ या सेंचुरी मार के आओ? नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि उसने क्रिकेट खेली नहीं है या खेली है तो कम खेली है। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में आपने जो पेपर देना है, वो आपने लिख कर देना है। आपके जो ज़हन में है, वो आपने पेपर पे उतारना है। तो उसकी तैयारी तभी होगी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप उसकी तैयारी ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है, मैंने सारे लेक्चर्स ले लिए हैं, जाज़ेब साहब के सारे लेक्चर्स मैंने पढ़ लिए हैं, तो चलो भाई बस अब मेरे लिए बहुत अच्छी तैयारी होगी, सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ा दिया, मेरी भी बहुत अच्छी तैयारी। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, आप पास नहीं होंगे। और टेस्ट भी बहुत सारे देने पड़ते हैं, 1-2 नहीं देने, आपने सारे टेस्ट देने हैं। तो आप जहाँ पे भी जिस इदारे में भी पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके सारे टेस्ट देने हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट देने की कोशिश करें। एग्ज़ाम सिमुलेशन में टेस्ट दें। एग्ज़ाम सिमुलेशन से क्या मुराद है? 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के लिखने की प्रैक्टिस करें। अक्सर बात ऐसे होता है कि बच्चे एग्जाम हॉल में पेपर देना शुरू करते हैं, 1 घंटे बाद उनके हाथ थकना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बेचारे हाथ दबा रहे होते हैं, लिख राइटिंग खराब होना शुरू होता है। शुरू में बड़ा प्यारा लिख रहे होते हैं, बाद में जाके उनका हाथ क्योंकि थक चुका होता है, तो वो मज़ीद लिख नहीं पा रहे होते हैं और एंड तक तो उनके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाती है। भाई कैसे हाथ में दर्द ना हो, जब कभी इतना इस्तेमाल ही नहीं हुआ, जब कभी जो है वो आपने हाथ से इतना लिखा ही नहीं, आपने तो लिखने के ऊपर ज़ोर ही नहीं दिया, आपने कहा बस पढ़ते रहेंगे, लेक्चर देखते रहेंगे, ऐसे टीवी की तरह जैसे टीवी पे बैठ के मैच देखते हैं, आप लेक्चर देखते रहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रीज़न्स ऑफ फेलियर। बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को नोट करें और बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करें। रिटन प्रैक्टिस आपकी ठीक नहीं होती है, रिटन कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा होता। बच्चे लिखना शुरू करते हैं, कुछ और बात सोच के लिखना शुरू करते हैं, एंड पे उनके सेंटेंस से कुछ और बात निकलना शुरू हो जाती है। वो सेंटेंस ही पूरा नहीं कर पाते। अब ये प्रॉब्लम है जिनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिनको आपको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा? टेस्ट से, रिटन प्रैक्टिस से। आईकैप के एग्जामिनर कमेंट्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उनके ऊपर मैंने एक दफ़ा एक एनालिसिस किया। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे पेपर्स के और फिर उनमें से एक समरी बनाई कि एग्जामिनर क्या कहता है कि फेलियर की रीज़न्स क्या हैं। एग्जामिनर ने जो टॉप 5 फेलियर की रीज़न थी, सबसे बड़ी तो वो थी सिलेक्टिव स्टडी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी 4 आपके वो प्रॉब्लम्स थे जो कि रिटन प्रैक्टिस की वजह से ना होने की वजह से थे। उसने कहा जी कि बच्चे को सवाल समझ नहीं आया। कैसे आता? उसने कभी टेस्ट दिया ही नहीं। उसने कहा जी बच्चे को सवाल समझ आ गया तो अपना जवाब प्रेज़ेंट करना नहीं आया। कैसे आता? उसने तो राइटिंग प्रैक्टिस की ही नहीं थी। उसने ये कहा कि बच्चे का टाइम पे पेपर ही खत्म नहीं हुआ। कैसे होता? 3 घंटे की सिमुलेशन तो की नहीं उसने। उसने ये कहा कि बच्चे ने जो प्रेज़ेंट किया वो ठीक नहीं था। बच्चे ने जो बात की वो मैंने पूछी ही नहीं थी। सवाल की उसको समझ नहीं आई। तो यार ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं? ये इस वजह से होती हैं कि आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं थी। आपने टेस्ट नहीं दिए। तो टेस्ट नहीं देंगे तो कैसे आप फाइनल में जाके तो आप जीत सकते हैं? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने सोचना है इसके ऊपर, टेस्ट लाज़मी तौर पे देने हैं। फिफ्थ पॉइंट है जी, 2 बहुत सारे रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करना, यूजिंग टू मेनी रिसोर्सेज़। आजकल व्हाट्सऐप का ज़माना है, व्हाट्सऐप के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर मुझे किसी व्हाट्सऐप ग्रुप में ऐड कर दें। मेरा स्टूडेंट मुझे कह रहा है सर किसी और के टीचर के ग्रुप में ऐड कर दें। भाई क्यों ऐड करते हैं सर? वो वहाँ पे ना फ्री वीडियोज़ आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं भाई? मैंने तुम्हें पूरा कंटेंट कराया नहीं? क्या मैंने तुम्हें वो वाली सारी चीज़ें नहीं कराई? क्या मैंने तुम्हें रिविजन्स नहीं कराई? क्या मैंने तुम्हें पास पेपर के सवाल नहीं कराए? वो सर वो बस वो ज़रा सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है। तो सारा डाटा इकट्ठा करके उस डाटा को फिर इकट्ठा करके आग लगा के उसकी आग सेकेंगे क्या आप? तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको आपका टीचर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्यों दूसरे टीचर की तरफ जा रहे हैं? सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं और सारे टीचर बच्चों को पास भी कराते हैं, कोई गलत नहीं पढ़ाता। हर टीचर का मटीरियल सफिशिएंट है।
आपने अपने टीचर से पूछना है कि सर कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि फिर उसके बाद उसका कुछ भी नहीं होता और व्हाट्सएप में तो फिर वैसे ही कुछ नहीं होता। आपने आज तक कभी कोई ऐसी फाइल जो व्हाट्सएप से डाउनलोड की है, क्या दोबारा कभी उस फाइल तक पहुँच पाए हैं? क्या आपको पता है आपके मोबाइल में वो कहाँ पे सेव होती है? क्या आप उसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आप दोबारा ग्रुपों में जाके पूछते हैं यार वो फलां असाइनमेंट दे दो। तो भाई ये तो जस्ट यू आर गैदरिंग क्लटर, जस्ट यू आर गैदरिंग एमबीज़, आप अपने एमबी ज़ाया कर रहे हैं जो आपके मोबाइल के डाटा के हैं और आपके मोबाइल की जो स्पेस है, वो खा रहे हैं वो। आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पड़े हुए हैं और आप वहाँ से उसको निकाल ही नहीं सकते। और आपको क्यों ज़रूरत है उसकी? आपके टीचर ने आपको सफिशिएंट कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाया है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ टीचर्स होते हैं जिन्होंने कि खास तरतीब से बच्चे का माइंडसेट बिल्ड किया होता है। कुछ टॉपिक्स शुरू में कराए होते हैं, कुछ बाद में कराए होते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने वो टॉपिक्स बाद में कराए होते हैं, कुछ ने पहले कराए होते हैं, कुछ ने उस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए अगला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया होता है। तो हर टीचर की अपनी अप्रोच होती है। तो आप जब डिफरेंट टीचर्स का स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपको उसमें कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम होती है। आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलती हैं। अक्सर औक़ात ऐसे होता है, एक बच्चा दूसरे को कहता है, "देख मेरे टीचर ने क्या कराया, क्या तुम्हारे टीचर ने ऐसा कराया?" वो बेचारा सारी ज़िंदगी उसको रात में नींद नहीं आती कि शायद मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरा टीचर मुझे पढ़ाता ही नहीं है। और भाई वो भी पढ़ाएगा, लेकिन उसका एक अपना तरीका है, वो उस तरीके से पढ़ाएगा। 6 पॉइंट, बहुत सारे लोगों से सजेशंस लेना। जितने ज़्यादा लोगों से मशवरा लेंगे, आप उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, उतने परेशान होंगे। मशवरा लेना चाहते हैं, ज़रूर लें। उस बंदे से जिसने अपना कैट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। मशवरा लेना चाहते हैं, ज़रूर लें। उस बंदे से लें जिसने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। मशवरा लेना चाहते हैं, ज़रूर लें। उस बंदे से जो पास है, जो क्वालिफाइड है, जो सक्सेसफुल है। अनसक्सेसफुल बंदे से कभी मशवरा ना लें। अनसक्सेसफुल बंदे का मशवरा लेंगे, वो आपको मायूस करेगा। वो आपको बताएगा कि भाई ये पेपर तो पास ही नहीं होता। मैंने तो फलाँ काम भी किया, पास नहीं हुआ, फलाँ काम भी किया, पास नहीं हुआ। एक ही टीचर का एक बच्चा जो पास हुआ है, उससे पूछेंगे, वो कहेगा यार ये टीचर बहुत अच्छा है। और उसी टीचर का वो बच्चा जो फेल हुआ है, वो कहेगा यार इस टीचर ने मुझे ये नहीं कराया। तो टीचर ने तो दोनों को सेम पढ़ाया। वो उसने नहीं किया, इस वजह से वो आपको टीचर के ऊपर ब्लेम कर देगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे लोगों से सजेशन लेने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको कॉन्ट्राडिक्टरी गाइडेंस मिलती है। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कोई और कुछ कह रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है यार अकाउंटिंग बड़े ध्यान से करना है। दूसरा कहता है ले कोई बात नहीं, आगे भी अकाउंटिंग है, अभी तुम इसको टोटकों से कर लो, अभी ये टॉपिक छोड़ दो, ये कर लो, कोई बात नहीं। तो आप कन्फ्यूज़ ही होंगे ना फिर जब डिफरेंट लोगों से मशवरा लेंगे। सब्जेक्ट बेस्ड शॉर्टकमिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती है। आप उन सब्जेक्ट का जो टीचर है उसकी बात नहीं मानते। किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको डिफरेंट अप्रोच के साथ चलना पड़ता है। किसी में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी में रिवीजन ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी में पास पेपर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, किसी पे नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से आप एक ही अप्रोच जब सारे सब्जेक्ट्स पे लगाएँगे, तो आपको पता है पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, तो ये आठों सब्जेक्ट्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और हर सब्जेक्ट की जो अप्रोच है रेलेवेंट वो आपके टीचर आपको बताएँगे। आपको ये लगता है कि जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं वो रट्टा बेस्ड पेपर है, ऐसी बात नहीं है। थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं, ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर्स होते हैं। इनके ऊपर सिर्फ रट्टा लगाने से पास नहीं किया जा सकता। इनको भी कॉन्सेप्चुअली समझना है, जो कि आपका टीचर आई एम श्योर जो भी आपको पढ़ा रहा होगा, वो सही पढ़ा रहा होगा। लेकिन आपने क्योंकि अपने ज़हन में रख लिया कि यार इसको बस रट्टा ही लगाना है, तो वो बेचारा क्लास में 15 मिनट पढ़ा के चला जाए, 1 घंटा पढ़ा के चला जाए, आपने उसकी बात मानी ही नहीं है। ओवर रिलायंस ऑन पास्ट पेपर एंड नोट्स, लिमिटेड स्कोप होता है, स्टैग्नेशन हो जाती है। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पास्ट पेपर के सवाल करते हैं और पास्ट पेपर के सवालों के अलावा उनको लगता है कि यार और कोई सवाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपका टीचर आपको गाइड करेगा। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप उस टीचर से पूछेंगे सर मज़ीद कौन से सवाल करने चाहिए। और आपका जो है वो इसमें जो भी टीचर है जो आपको जो भी सजेस्ट करता है वो आप ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि शुरू-शुरू में जब आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, जैसे अभी आपने पहले 3-4 महीनों में पास्ट पेपर के सवाल करने की कोशिश करते हैं लोग। टीचर ने टॉपिक पढ़ाया, बड़ा अच्छा पढ़ाया। उसने उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल छोटी-छोटी कराई, बड़ी अच्छी कराई। उसने कहा यार ठीक है, आप पास्ट पेपर के ये 2 सवाल कर लो और करा भी दिए, आपका टॉपिक तैयार हो गया। फिर एकदम आपको ख़्याल आया कि यार अच्छा ये पिछली अटेम्प्ट का सवाल तो मैंने किया ही नहीं, वो भी इस टॉपिक का था। आपने वो सवाल पकड़ा, करना शुरू हुए, आपसे नहीं हुआ। क्या हुआ? आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया 9/11 की तरह और टीचर के ऊपर आपका शक जो है वो इतना बढ़ गया कि आपको लगा कि यार ये टीचर ने तो मुझे सही पढ़ाया ही नहीं। और भाई टीचर ने आपको अभी पहली पहली तैयारी की है ना, टीचर ने अभी पहला आपका लेप लगाया है, उसके बाद वो सेकंड कोट करेगा, फिर तीसरा कोट करेगा, फिर आपको एग्जाम्स के लिए तैयार करेगा। ये जो पास्ट पेपर के सवाल होते हैं ना, ये बड़े मैच्योर क्वेश्चंस होते हैं। ये एग्जामिनर ने ये सोचकर बनाए होते हैं कि ये बच्चा अब 6 महीने पढ़ के आया है, सारा टॉपिक इसने तैयार किया है, 6 महीने इसने तैयारी किया है, तो फिर इससे कैसा सवाल पूछा जाए? वैसा सवाल वो आपसे पूछता है एग्जाम में। अगर आप उसको विदाउट एनी गाइडेंस खुद करना शुरू करेंगे तो नहीं होगा। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको वेट लिफ्टिंग के लिए तैयार करूँ, आप जिम में जाएँ और आप पहले ही दिन 100 केजी वज़न उठाने की कोशिश करें, कैसे उठा लेंगे? नहीं उठा सकते। पहले दिन आप 30 किलो वज़न उठाएँगे, जो आपका ट्रेनर होगा वो आपको कहेगा 30 केजी वज़न उठाओ। आप कहेंगे यार तुम अजीब आदमी हो, मुझे 30 केजी वज़न उठा रहे हो, मैंने 6 महीने बाद 100 केजी वज़न उठाना है। तो वो कहेगा यार वहाँ तक पहुँचेंगे। हम 6 महीनों में 100 क्या 120 केजी वज़न भी उठाएँगे, लेकिन आज मैंने तुम्हारी तैयारी 30 केजी वज़न के साथ शुरू करनी है। तो यही होता है कि जब आप ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आईकैप के पास पेपर के सवाल खुद करने की कोशिश करते हैं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो आपसे सॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी आप उस लेवल के सवाल के लिए तैयार नहीं हैं। जब आपका टीचर आपको कहेगा कि भई आप करो ज़रा, तो आप कर लेंगे करना शुरू कर दें और ना सिर्फ आप करना शुरू कर दें, बल्कि आप उसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि आपके टीचर को पता है कि अब उसने आपको 100 केजी वज़न उठाने के लिए तैयार कर लिया। एग्ज़ाम वाले दिन आप अंडर परफॉर्मेंस देते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे क्या कहते हैं एग्ज़ाम्स के दिनों में अपने आप को गजनी बना लेते हैं।
ना अपनी कोई पर्सनल हाइजीन का ख्याल करते हैं, ना कोई खाने-पीने का ख्याल करते हैं, ना नींद का ख्याल करते हैं। वो कहते हैं यार पूरे 6 महीने तो हमने ज़ाया किए हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। आखिरी दिनों में तैयारी करने से चीज़ें ज़हन में भी रहती हैं और अच्छी तैयारी भी हो जाती है। जाज़ेब साहब तो एवें ही कह रहे थे कि यार चलो शुरू से पढ़ा करो और ये करो, वो करो। अब मैं ऐसे करूँगा, मैं 1 महीने में पढ़ के पेपर पास करके दिखाऊँगा। जाज़ेब साहब को फ़ोन करूँगा कि सर आप एवें ही कहते थे, ये देखें मैंने 1 महीने में पास कर लिया। ज़रूर करें, मुझे ज़रूर बताएँ आपका 1 महीने में अगर पेपर पास हो जाए, मैं आपको मुबारकबाद दूँगा बल्कि आपसे मिठाई खाऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एग्ज़ाम्स के दिनों में अंडर परफ़ॉर्म करते हैं। आप कोशिश करते हैं ओवर परफ़ॉर्म करने की, लेकिन एक्चुअली आप अंडर परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि आपकी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी बिल्ड अप हो रही होती है। आपको ये फ़ील हो रहा होता है कि यार अब मैंने अब ना किया, तो अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ड्यू ना किया तो फिर क्या किया? ऐसी-ऐसी चीज़ें आप मतलब यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, रेड बुल पीना शुरू कर देते हैं। आप जो है वो सिगरेट, जो बच्चे पीते हैं वो ज़्यादा सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ये एंग्ज़ायटी है, ये स्ट्रेस है। एग्ज़ाम्स के दिनों में आप अंडर परफ़ॉर्म करते हैं। फिर क्या करते हैं, रातों को जागना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम वाले दिन पेपर सुबह के टाइम होता है, बच्चे पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ पे उनको नींद आ रही होती है। थोड़ी-थोड़ी देर बाद उनको पानी पीने की ख्वाहिश हो रही होती है, वॉशरूम जाने की हाजत हो रही होती है। मतलब 3 घंटे तक अपना पानी रोक के नहीं रख सकते, वॉशरूम रोक के नहीं रख सकते, ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। एग्ज़ाम हॉल में लेट पहुँचते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँचते हैं साँस फूली होती है, सेटल होते होते इतना टाइम लग जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं दैट कॉस्ट यू वेरी वैल्यूएबल टाइम व्हिच अल्टीमेटली कॉस्ट यू योर मार्क्स, जिसके बाद आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो ये एग्ज़ाम्स के दिन जो आप अंडर परफॉर्मेंस करते हैं, एग्ज़ाम्स के दिनों में आप जो प्लानिंग करते हैं, उसकी वजह से भी बड़ा नुकसान होता है। फिर पुअर पेपर सिलेक्शन, पेपर इस तरह से चूज़ कर लिए जाते हैं कि वो ओवरलोड हो जाता है। 4 पेपर उठा लेना ये सोच के कि ICAP ने 4 ये सोचकर ये अलाउ किए हैं कि बच्चे कर सकते हैं। हर बच्चा 4 पेपर नहीं कर सकता। शुरू-शुरू में पढ़ा जा सकता है, लेकिन एंड पे जाके जब रोज़ 1 पेपर हो रहा होगा, रोज़ 1 पेपर हो रहा होगा, आप सुबह जाएँगे पेपर दे के घर वापस पहुँचते-पहुँचते 3 बजेंगे, खाना-शाना खाते 4 बज जाएँगे, फिर आप सोचेंगे यार अगला पेपर कल सर पे खड़ा है, तो मैं उसकी तैयारी कैसे करूँ? तैयारी करते-करते रात के 12-1 बज जाएँगे, 2 बज जाएँगे, सुबह-सुबह उठ के भागना होगा एग्ज़ाम हॉल के लिए, एग्ज़ाम हॉल में जाके सो रहे होंगे। या जाग भी रहे हों तो आपका दिमाग उतनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा होगा। ये मानना पड़ेगा हमें कि अगर दिमाग को नींद पूरी नहीं मिली, तो वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर सकता जैसा कि उसको करना चाहिए। पेपर सिलेक्शन में 3 से ज़्यादा पेपर चूज़ ना करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादा पेपर उठाने पे आपको आसिम मुनीर साहब की तरफ से या जो भी हमारे इस वक़्त जो है वो बड़े हैं, उनकी तरफ से कोई मेडल नहीं मिलेगा कि इधर आओ यार तुमने 4 पेपर उठाए हैं, शाबाश! तुम्हारे कंधे दुख गए होंगे, चलो तुम्हारे कंधे दबा देता हूँ, तुम्हें पानी पिलाता हूँ। 4 पेपर उठाने वाले को कोई शाबाशी नहीं मिलेगी, बल्कि नुकसान ही होगा कि घरवालों के ज़्यादा पैसे उसने पहले पेपर पढ़ने में लगाए, फिर एग्ज़ाम देने में भी 4 पेपरों की फीस जमा कराई। तो आपको शाबाश तब मिलेगी जब आप पेपर पास करेंगे। 4 पेपर उठा के पास करना इज़ डिफिकल्ट। कुछ लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को देखना है, किसी और का मुँह लाल देख के अपना मुँह नहीं लाल करना, चाहे थप्पड़ मार के करना पड़े। तो जो आप कैपेबल हैं, अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें। आप अपने आप को जो चीज़ समझते हैं ना, मैं आपको बता दूँ एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला। आप कहते हो ना कि एक काम आप 10 दिन में कर सकते हो। आपने उस 10 दिन को 80% पे रिड्यूस कर लेना है। बेसिकली वो काम जो है वो आप 10 दिन नहीं बल्कि 12 दिन में करोगे। सही है? उसको बढ़ा लिया करें। आपको जो टाइम काम करने में जो टाइम लग रहा है, उसको थोड़ा बढ़ा के बताया करें अगले को, क्योंकि वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इंसान की नेचर है कि वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करता है। तो आपने अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। ओवर एस्टिमेट करने का तरीका ओवर एस्टिमेट ना करने का एक मेथड ये भी है कि आपको जो टाइम लग रहा है, आपके ज़हन में क्या है ये काम इतने में हो जाएगा, उसको थोड़ा-सा बढ़ा के बताएँ। या उसको थोड़ा बढ़ा के प्लान करें ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। रॉन्ग कॉम्बिनेशन बच्चे चूज़ कर लेते हैं। सारे अकाउंटिंग के पेपर भी उठा लिए। सारे पेपरों में आप पास पेपर के सवाल भी कर रहे हैं, सारे पेपर्स के अंदर जो है वो आपको लंबी-लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं। ये सारे थ्योरेटिकल उठा लेते हैं। तो इनका एक अच्छा मुनासिब नॉर्मल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस तरतीब से इनके नंबर्स है ना कैप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरतीब से उठाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं अगेन बता दूँ सिंपल सा सीधा सा रूल है कि कैप 1 से कैप 8 तक सीधा-सीधा आपने उठाना है। अब आपने पहले 3 लेने हैं तो कैप 1, 2 और 3 ले लें। उसके बाद 4, 5, 6 ले लें। ठीक है, फिर 7, 8 एंड पे करें। ठीक है? यानी कि इस तरतीब से आपने ये पेपर जो है ये लेने हैं, तो इसका इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। ये कोई इतना कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी? तो दैट्स इट। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी जो मैं आप लोगों से करना चाहता था। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। इसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपनी आखिरी एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बल्कि ये कर लेते हैं फिर आपके क्वेश्चंस देखते हैं। नियर पीयर इम्पैक्टिंग द ऑनलाइन एजुकेशन तकरीबन 2016 से अब तकरीबन जो है वो 10-12 साल होने वाले 10 साल होने वाले हैं। वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन एजुकेशन इन कैफ और उस वक़्त से लेकर अब तक हम लोग स्टूडेंट्स को जो है वो सर्व कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। हम लोगों ने कैफ से स्टार्ट किया था, सीफैप, पीआरसी हर लेवल के ऊपर इवन इन हैंड्स ऑन कोर्सेज़ हम लोग बच्चों को सर्व कर रहे हैं। अभी तक के जो फास्ट फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। पीआरसी, कैफ, सीफैप 1000 से ज़्यादा लाइव सेशंस हम लोग बच्चों के साथ कंडक्ट कर चुके हैं। 82 प्लस कोर्सेज़ हैं जो फुल कोर्सेज़ भी हैं, क्रैश कोर्सेज़ भी हैं, रिवीजन कोर्सेज़, स्मार्ट कोर्सेज़। ये डिफरेंट टाइप की नीड्स के हिसाब से हम लोगों ने ये कोर्सेज़ दिए हुए हैं। इस वक़्त तक जो हमारी वेबसाइट पे एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं वो 259,000 एनरोलमेंट्स हैं। यानी कि इतने एनरोलमेंट्स हम लोग सर्व कर चुके हैं। एक बड़ी वास्ट और बड़ी ज़बरदस्त टीम है हमारे टीचर्स की, फैकल्टी मेंबर्स के एक्सपीरियंस वाइज़ अगर हम देखा जाए तो यंग भी और सीनियर प्रोफेशनल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। मार्केट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और एकेडमिया से भी हमारे साथ बहुत सारे लोग
जो है वो अटैच्ड है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त ब्लेंड और फ्लेवर आपको मिलता है, जिस तरह से पीआरसी के अंदर मिला उसी तरह से आपको कैफ में भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त फैकल्टी है जो सर्व करती है मल्टीपल डिसिप्लिन्स के अंदर। अभी जो हमारा कैफ का मार्च 2026 के लिए जो बैच है, इसके एडमिशन्स ओपन है, 15,000 पर सब्जेक्ट इज़ द फी और इसमें आपको फर्दर डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। और हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं, ये सारे ही कैफ के कोर्सेज़ जो है ना वो ऑफर करते हैं। जो आप इस वक़्त कैफ फैकल्टी देख रहे हैं, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं अभी आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करूँगा इसमें। तो अगेन सारी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, ये प्रॉपर एकेडमिक लोग हैं और एकेडेमिया से इनका बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ताल्लुक है। 2 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स के आपके पास पैकेज नज़र आ रहे हैं। कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स अगर आप लेना चाहें तो 30,000 की जगह आप 27,000 में ले सकते हैं और कोई से 3 सब्जेक्ट्स अगर आप कैफ के लेना चाहें तो 38,000 में 3 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पूरे के पूरे कोर्स कंटेंट, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेस्ट सेशन और इस तरह की तमाम सर्विसेज़ जो कि कंप्लीट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होती हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। राइट? सो दैट्स इट। मेरे ख्याल से ये जो हमारा सेशन है, इसको मैंने कोशिश की है कि कॉम्प्रिहेंसिव रखा जाए आप लोगों की गाइडेंस के हवाले से और जो कंपनी की मशहूरी है वो कम से कम की जाए। तो नियर पीयर एडमिशन्स का नंबर भी आपके सामने मौजूद है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आप इसको। मुझे पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस नोट करें, आप मुझसे बात करें, मैं आपको इस हवाले से गाइड कर सकता हूँ। ठीक है जी? ऑप्शन के अंदर जो मैंने बातें की हैं, आप इनको ज़रूर नोट करें और इनको फॉलो करें और वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैब जर्नी। और इंशाल्लाह इसी तरह से जब आप सीफैप में बहुत जल्द पहुंच जाएँगे, तो सीफैप में भी आपको सीफैप की गाइडेंस के हवाले से एक सेशन बड़ा ज़बरदस्त देंगे हम, उसमें आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।